हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ये दोनों टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? Economic system refer to the system of economic processes like production, consumption, and investment prevailing in a geographical location. The role and significance of the participants like government and private entities vary with the type of economic system. अब एक economic system क्या होता है? कोई भी economy है उसमें production, consumption और investment किस तरीके से हो रही हैं, किस तरीके से वहाँ काम हो रहा है, वो सब चीज़ों को इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी काम करती है। तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं आपके। इकोनॉमिक सिस्टम आप ये समझ लीजिए एक प्रोसेस है जिसमें हमारी इकोनॉमी वर्क करती है, जिससे हमारी इकोनॉमी वर्क करती है। हर कंट्री का अपना इकोनॉमिक सिस्टम होता है। ये तीन टाइप की इकोनॉमीज होती हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होता है, सब प्राइवेट कंपनीज ओन करती हैं और वहाँ पे बहुत ओपन कंपटीशन होता है, प्रॉफिट मोटिव होते हैं क्योंकि सब प्राइवेट कंपनीज होती हैं, एक दूसरे से उनका कंपटीशन हाई होता है। डिमांड और सप्लाई भी प्राइवेट कंपनीज ही डिसाइड करती हैं। इसमें प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, बहुत कम इंटरफेरेंस होता है। प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो सारे प्राइजेस डिमांड और सप्लाई जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। इस इकोनॉमी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। इनका कोई मतलब नहीं है इन्हें सोशल वेलफेयर करना है नहीं करना है, इनका मेन मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट का कोई भी इसमें रोल नहीं होता है और इसमें बहुत कंपटीशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है वेरी अनइक्वल। कोई ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, कोई कम प्रॉफिट कमा रहा है। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है यूएस। आप यूएस देखो, यूएस में सब इंडिविजुअल एंड प्राइवेट ओन कॉर्पोरेशंस हैं। एग्जाम्पल एप्पल हो गई, आपकी फोर्ड हो गई, आपके वहाँ पे बिजनेसमैन हैं, आपकी फैक्ट्रीज हैं, सब प्राइवेटली ओन्ड है। तो इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अब आता है सेकंड, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है पब्लिक ओनरशिप। वहाँ पे पब्लिक के बारे में सोचा जाता है, पब्लिक का वेलफेयर किया जाता है। वहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादातर सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है। आप वहाँ पे प्राइवेट नहीं कर सकते ज़्यादा, सारे डिसीजन मोस्टली सब गवर्नमेंट लेगी पब्लिक का ध्यान रख के, पब्लिक के हित में। तो ये पब्लिक ओनरशिप होता है। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सारे प्राइसेस सब वहाँ के अथॉरिटीज डिसाइड करती हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। और इसमें गवर्नमेंट का पूरा कंप्लीट रोल होता है, सब कुछ गवर्नमेंट करती है। आपका डिमांड सप्लाई, उनके प्राइसेस, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता। और यहाँ पे इनकम बिल्कुल इक्वल होती है क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट करती है, इसलिए सारी इनकम बहुत इक्वल होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन फोकस क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन फोकस होता है कि वो एलिमिनेट करना चाहती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो उसको एलिमिनेट करना चाहती है। वो सबको एक इक्वल स्टेज देना चाहती है कि सब एक इक्वल रहें। तो इसमें गवर्नमेंट ही सब कुछ प्लान करती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और किस तरीके से पब्लिक को सर्विस देनी है। तो ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इसका सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल हो गया क्यूबा। क्यूबा में सब कुछ वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वहाँ के बिजनेसेस, वहाँ की इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है। थर्ड होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इसमें बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप्स आते हैं। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई। जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो प्राइसेस को डिसाइड करती है एंड डिमांड एंड सप्लाई से भी प्राइसेस अफेक्ट होते हैं। द प्रॉफिट मोटिव इन द प्राइवेट सेक्टर एंड वेलफेयर मोटिव इन दी पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर का मेन काम क्या होता है? वो प्रॉफिट कमाएंगे एंड पब्लिक सेक्टर का मेन काम होता है वो लोगों का वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। फुल रोल इन द पब्लिक सेक्टर एंड लिमिटेड रोल इन द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? वो सारा जो पब्लिक सेक्टर है, जितना भी पब्लिक सेक्टर है वहाँ गवर्नमेंट का फुल रोल होता है और जितना भी प्राइवेट सेक्टर है वहाँ गवर्नमेंट
नहीं इंटरफेयर करती। प्राइवेट सेक्टर सारा प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट पीपल हैंडल करते हैं। यहाँ पे कंपटीशन कहाँ होता है, एग्जिस्ट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर। तो जितना भी प्राइवेट सेक्टर होगा वहाँ पे कंपटीशन होगा, जो भी पब्लिक सेक्टर है वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा। और कंसीडरेबल इनइक्वालिटीज एक्सिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स होंगे वहाँ पे इक्वल होगा, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स होंगे वहाँ पे इक्वल होगा, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स होंगे वहाँ पे अनइक्वल होगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इंडिया। आप इंडिया देखो, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ओनरशिप्स हैं। अब पब्लिक सेक्टर्स में जहाँ वहाँ पे इक्वल सैलरी मिलेगी, कम कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में जहाँ बहुत कंपटीशन, अनइक्वल सैलरी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो गया इंडिया। आई होप आपको ये इकोनॉमी समझ आ गई हो। अब आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो व्हाट इज इकोनॉमिक पॉलिसीज? Economic policies refers to the action, decision and strategies adopted by a government to influence and manage the economy of a country. It aims to achieve economic objectives such as growth, employment, price stability and equitable distribution of income. So economic policy क्या होता है? Economic policies वो actions होते हैं, decision होते हैं, strategies होती हैं जो government लेती है, adapt करती है, किस लिए? ताकि वो इकोनॉमी को मैनेज कर सके। अपने कंट्री की जो भी इकोनॉमी है, आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उन्हें मैनेज कर सके। इसका मेन एम क्या होता है? अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो वो ग्रोथ अचीव कर सके, अपने लोगों को, अपने पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे सके, प्राइस स्टेबिलिटी ला सके एंड इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो। सो ये मेन वर्क होता है इकोनॉमिक पॉलिसी का। Economic policy is a set of measures taken by the government and the central bank to regulate economic activities and achieve desired economic goals. So economic policies में government and central bank उन दोनों का बहुत मतलब important main role होता है जब economic policy बनाई जाती है। अभी हम ये आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक किस तरीके से रेगुलेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी? इकोनॉमिक पॉलिसीज के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। आपको अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है, वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है फुल एम्प्लॉयमेंट। आपके कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इस पर भी आपको ध्यान देना है। थर्ड और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये बताइए इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो हमारा जर्नल प्राइस है, हमारा जो करेंसी है उसका एक जर्नल प्राइस है, जब वो इंक्रीज और डिक्रीज होने लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जो परचेजिंग पावर है मनी की, जो हमारे मनी की परचेजिंग पावर है वो जब इंक्रीज और डिक्रीज होने लगती है वो होता है इन्फ्लेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो आज आप एक ब्रेड 10 रुपए की खरीद रहे हो। आज आप मार्केट गए, आपने 10 रुपए की एक ब्रेड खरीदी। अब 1 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया। अब आज भी आपके पास 10 रुपए हैं, पर आप 10 रुपए लेकर मार्केट जा रहे हो तो आपको ब्रेड नहीं मिल रही। आपको ब्रेड के लिए और पैसे लेने हैं। अब ब्रेड हो गई है 25 की। पहले आप 10 रुपए में एक ब्रेड ले आते थे, अब आप 10 रुपए में एक भी ब्रेड नहीं ला रहे। तो ये होता है इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन से पहले आप 10 रुपए लेके जाते, एक ब्रेड लेके आ जाते। अब इन्फ्लेशन के बाद क्या होगा? आप 10 रुपए लेके तो गए पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा पैसे लेके जाने पड़ेंगे। तो आपके जो पैसे, जो आपका मनी है, आपकी जो करेंसी है, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इस पे भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक पॉलिसी का। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर में भी आप हमारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ इनके इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम पढ़ेंगे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जो इकोनॉमी में यूज होते हैं। सो द फर्स्ट टूल इज फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकंड टूल इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी होती क्या है?
फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो रिलेटेड होती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। अभी मैं आपको सिर्फ इनका डिफरेंस समझा रही हूँ, आगे स्लाइड में हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट के जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो फिस्कल पॉलिसी में आते हैं, और जो मनी सप्लाई एंड क्रेडिट होते हैं इकोनॉमी के हमारी, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं। फिस्कल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो सारी फिस्कल पॉलिसीज को कंट्रोल करती है। एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी के मेन टूल्स हैं, इसके 3 मेन टूल्स हैं, टैक्सेशन, पब्लिक गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, पब्लिक बोरोइंग। और मॉनेटरी पॉलिसी के मेन टूल्स हैं रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ। ये सब मैं अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ये सब क्या चीज़ है। फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। फिस्कल पॉलिसी डायरेक्ट कहाँ इम्पैक्ट करती है? गवर्नमेंट बजट में। और मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ करती है? मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट में। अब एक बार ये सोचो आपको फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। मैं आपको एक बेसिक बात बता देती हूँ फिस्कल पॉलिसी के बारे में। जस्ट इमेजिन करो एक फैमिली है, एक फैमिली को अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए उन्हें मनी चाहिए। ऐसे ही गवर्नमेंट को अपने फाइनेंसेस और अपने इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने हैं, उसके लिए उन्हें मनी चाहिए। सो ये उनके मेन टूल्स हैं, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड पब्लिक बोरोइंग्स। तो फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से काम करती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसी आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट्स मनी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का मनी होता है और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का मनी होता है, जहाँ पे टैक्स एंड स्पेंडिंग आता है। जो भी हमारा टैक्स और स्पेंडिंग आता है वो सब फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, और मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। Fiscal policy is the government's strategy of adjusting tax, expenditure and borrowing to influence economic activities, control inflation, generate employment and promote economic growth. So fiscal policy में गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, टैक्सेस को एडजस्ट करती हैं, एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट करती है, बोरोइंग्स को एडजस्ट करती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ताकि इन्फ्लुएंस हो, और कंट्रोल करती हैं इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं एंड इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है? मॉनेटरी पॉलिसी देखता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन एम है सेंट्रल बैंक, वो सेंट्रल बैंक, इसका मेन एम है बैंक्स। तो जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है? मनी सप्लाई, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, इन सबको रेगुलेट करता है। तो जब आपको बैंक्स की तरफ देखना, जो आरबीआई के अंडर कंट्रोल है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आरबीआई, और फिस्कल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो अब हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो हमारा फर्स्ट है टैक्सेशन। इसके 3 मेन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है? गवर्नमेंट का सबसे मेजर सोर्स है इनकम का। गवर्नमेंट को मेजरली अपनी इनकम कहाँ से मिलती है? टैक्सेस से। इनकम टैक्स हो गए, आपके जीएसटी हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स हो गए, इन सब से गवर्नमेंट को अपनी मेजर इनकम मिलती है। अब टैक्सेस से फिस्कल पॉलिसी कैसे रिलेटेड है ना? अब मैं आपको समझाती हूँ इनका क्या इफेक्ट है, टैक्स चेंजेस किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, कभी कभी कंट्री में इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, इन्फ्लेशन मैंने आपको पहले समझाया था, इन्फ्लेशन हाई हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? टैक्सेस को इंक्रीज करना पड़ता है। टैक्सेस को अगर इंक्रीज करना पड़ता है तो अब देखिए, आप समझिए कि सपोज गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए टैक्सेस, जीएसटी इंक्रीज कर दिया लग्जरी कार्स में 28 से 35%। पहले 28% था लग्जरी कार्स पे, अब गवर्नमेंट ने कर दिया 35%। तो लोग क्या करेंगे, वो मतलब एक्सपेंसिव हो गई कार, जीएसटी इंक्रीज हो गया, पहले 28% था अब 35% हो गया, तो कार्स महंगी हो गई। जब कार्स एक्सपेंसिव हो गई तो लोग क्या करेंगे? लग्जरी कार्स कम खरीदेंगे। लग्जरी कार्स को जब कम खरीदेंगे तो डिमांड फॉल हो जाएगी, और जब डिमांड फॉल होगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले जब हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हमने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। टैक्सेस को इंक्रीज करा तो जो लोग ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करेंगे? कम खरीदेंगे, और जब कम परचेज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। और जब डिमांड फॉल होगी तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन नीचे गिरने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, और हमारी प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी।
सेम वे होता है डिक्रीज टैक्सेस में। अब जस्ट सपोज कि रिसेशन आ रहा है, इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, ठीक है, रिसेशन आ रहा है, इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, टैक्स रेट को रिड्यूस कर देगी। जब टैक्स रेट रिड्यूस हो जाएंगे तो क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा मनी बचेगा, टैक्सेस कम हो गए तो चीज़ें सस्ती हो गई, चीज़ें सस्ती हो गई तो डिमांड उनकी बढ़ने लगी, जैसे डिमांड बढ़ने लगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज हो गई। तो ये 2 स्टेप्स होते हैं जो गवर्नमेंट यूज़ करती है टैक्सेशन में, टैक्सेस इंक्रीज करना, टैक्सेस डिक्रीज करना। आई होप आपको समझ आ रहा। जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है, और जब रिसेशन हो रहा है तो टैक्सेस को डिक्रीज किया जाता है। टैक्सेस को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो जो लोगों के पास मनी है वो स्पेंड करेंगे और परचेज करेंगे, परचेज करेंगे तो डिमांड राइज होगी, डिमांड राइज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी क्योंकि लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे। जब इन्फ्लेशन हो रहा है तो टैक्सेस को हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि लोग कम परचेज करें। तो ये होता है। आई होप आपको ये टैक्सेस समझ आ गए हो और इसका क्या इफेक्ट होता है फिस्कल पॉलिसी में। इसी तरीके से गवर्नमेंट इन्हें टैक्सेस को रेगुलेट करती है। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड पब्लिक बोरोइंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड पब्लिक बोरोइंग किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी में इम्पैक्ट करते हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। दिस इज द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो मनी है जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है। कहाँ स्पेंड करती है गवर्नमेंट, रोड्स बिल्ड करने में, स्कूल्स बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, रेलवे बनाने में, वेलफेयर स्कीम्स बनाने में। तो जो पहले गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, टैक्सेस से मनी कलेक्ट किया, मनी कलेक्ट करने के बाद अब उस मनी को गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और वो कहाँ स्पेंड कर रही है, हमारी रोड्स बनाने में, हमें स्कूल्स, हॉस्पिटल, रेलवे, वेलफेयर स्कीम, इन सब में गवर्नमेंट अपना मनी स्पेंड कर रही है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इफेक्ट क्या होता है। अब अगर वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जस्ट सपोज गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंड करा तो ज़्यादा जॉब्स आएंगी। जॉब्स कैसे आएंगी, जस्ट सपोज रोड्स। अब हमने सोचा कि हम 3 हाईवे बनाएं, गवर्नमेंट ने सोचा कि 3 हाईवे बनाते हैं, गवर्नमेंट ने 3 हाईवे बनाए। 3 हाईवे बनाने के लिए उन्हें लोग चाहिए, तो उससे क्या होगा, जॉब्स आएंगी, इनकम हाई होगी, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा इकोनॉमिक का। तो जितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में, बाकी चीज़ों के लिए, तो उससे क्या इफेक्ट आता है, ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें जॉब्स मिलेंगी। हम नए स्कूल्स बनाएंगे तो न्यू टीचर्स आएंगी, न्यू हॉस्पिटल्स बनाएंगे तो और डॉक्टर्स आएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट होता है, वो फिस्कल पॉलिसी का वो टूल है। अब आता है थर्ड इज पब्लिक बोरोइंग। पब्लिक बोरोइंग क्या होता है, अब पब्लिक बोरोइंग मेनली होता क्या है। अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने पहले टैक्सेस से पहले मनी कलेक्ट करा, लोगों से उन्होंने टैक्सेस से मनी कलेक्ट करा और फिर उस मनी को गवर्नमेंट स्पेंड करने लगी। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसे इनसफिशिएंट हो गए, पैसे कम पड़ गए, तब गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेगी। अब वो कहाँ से बोरो करेगी, वो बैंक्स हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, उन सब के लिए वो बोरो करेगी। ये पब्लिक लोन्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये 3 सोर्सेज हैं जहाँ से गवर्नमेंट बोरो करेगी मनी। और इसका पर्पस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, बड़े बड़े डैम्स और डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है, रोड्स बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट जो बोरो करेगी। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, टैक्सेशन हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया और पब्लिक बोरोइंग हो गई। तो सबसे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, आप ये समझ लीजिए, वो गवर्नमेंट का मनी होता है। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है पब्लिक से। गवर्नमेंट और पब्लिक से गवर्नमेंट किस तरीके से पैसे लेते हैं, टैक्सेस के रूप में। वो टैक्सेस इम्पोज करती है, पब्लिक उन टैक्सेस को पे करती है, तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। जब गवर्नमेंट को पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट उस पैसे को लोगों के वेलफेयर के लिए स्पेंड करती है, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है कि कम पड़ जाता है, मतलब टैक्सेस कम पड़ जाते हैं। जैसे सपोज कि आपने 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बनाया, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो 100 करोड़ का, एंड आपके पास टैक्सेस से सिर्फ मनी 80 आया, 80 करोड़ आया, तो 20
करोड़ का आपको और पैसा चाहिए, तो वो आप कहाँ से लेंगे? पब्लिक बोरोइंग्स, आपके लोन्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, वहाँ से बाकी गवर्नमेंट बोरो करेगी ताकि अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके। तो ये है फिस्कल पॉलिसी के 3 टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी बोल लीजिए। अब है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखिए, 2 टाइप्स की फिस्कल पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी कब यूज़ होती है? रिसेशन के टाइम पे, जब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो रही है। इसमें टैक्सेस रिड्यूस कर देते हैं। हमने पढ़ा था ना टैक्सेशन में, टैक्सेस को रिड्यूस करना और इंक्रीज करना। तो जब टैक्सेस को रिड्यूस करते हैं उसको एक्सपेंशनरी बोलते हैं, और जब टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम हम कॉन्ट्राडिक्टरी यूज़ करते हैं और रिसेशन के टाइम हम एक्सपेंशनरी यूज़ करते हैं। आप ये नाम भी ले सकते हैं, या आप हमने जो टैक्सेशन में टूल्स पढ़े थे उनसे भी इनको याद कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स हैं फिस्कल पॉलिसी की, और वो 3 टूल्स थे। देखिए, याद करिए कि कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी। और कितने टूल्स थे? 3 टूल्स हैं, टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग। अब ये हमारा प्री कैप है। हमने जो भी पढ़ा, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, हमने 3 टाइप की इकॉनमी पढ़ी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, सोशलिस्ट इकॉनमी एंड मिक्स्ड इकॉनमी। कैपिटलिस्ट इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जो प्राइवेटली ओन्ड होती है, जहाँ सब कुछ प्राइवेट होता है, जहाँ गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में गवर्नमेंट का बिल्कुल कम इंटरफेयर होता है। सोशलिस्ट इकॉनमी में सब कुछ गवर्नमेंट का ही होता है, गवर्नमेंट पूरा इंटरफेयर करती है हर चीज़ में, वहाँ पे प्राइवेट कुछ नहीं होता। और कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकॉनमी में ऐसा क्यों होता है? कैपिटलिस्ट इकॉनमी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव की होती है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है, प्राइवेटली ओन्ड होती है, इनकम अनइक्वल होती है। सोशलिस्ट इकॉनमी पब्लिकली ओन्ड होती है, इनकम इक्वल होती है, सबको इक्वल इनकम मिलती है, और इसका मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर। अब आती है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट होती है, उसमें पब्लिक के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, प्राइवेट के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। इनके एग्जांपल्स देखें हमें, इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स, पब्लिक सोशलिस्ट का एग्जांपल है क्यूबा, एंड मिक्स्ड इकॉनमी का एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं। पब्लिक सेक्टर्स फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एंड प्राइवेट सेक्टर्स फुल्ली कंपनीज कंट्रोल करती हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट में इंटरफेयर नहीं करती है, और प्राइवेट पब्लिक में इंटरफेयर नहीं करती। पब्लिक का मेन काम होता है वेलफेयर करना, प्राइवेट का मेन काम होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो ये 3 टाइप की इकॉनमीज़ हैं जो आपको याद करनी है। अब आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। आज हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ा। फर्स्ट इज़ फिस्कल पॉलिसी, सेकंड इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। ये याद रखना, फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का मनी है, जो भी गवर्नमेंट का मनी है उसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और इसको कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करती है। सेकेंड इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है? जो भी आपका मनी सप्लाई और क्रेडिट है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि फिस्कल पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। अब हमने पढ़े थे मेन टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये 3 मेन टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। द फर्स्ट इज टैक्सेशन, सेकंड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इज गवर्नमेंट बोरोइंग। मैंने आपको प्रेजेंटेशन में अच्छे से इनको एक्सप्लेन करा था, इनके बारे में और भी लिखा हुआ है, बट अभी हम एक शॉर्ट में इन्हें लर्न कर रहे हैं, तो आप इन्हें याद रखना। टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बोरोइंग। टैक्सेशन क्या है? मेन सोर्स है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की इनकम का, इनकम ऑफ गवर्नमेंट।
टैक्सेशन मेन सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का, ये चीज़ याद रखना कि अब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस के थ्रू अपनी इनकम मतलब अपनी इनकम करती है, टैक्सेस से अपने पैसे लेती है, फिर उन मनी को लेकर वो स्पेंड करती है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप इनको इस तरीके से एक स्टोरी की तरह याद कर लो कि गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से है, गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से है, टैक्सेस से। टैक्सेस के पास जब गवर्नमेंट के पास मनी आ जाता है तो गवर्नमेंट इस मनी का क्या करती है, गवर्नमेंट इस मनी को स्पेंड करती है, तो उसे बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो कहाँ स्पेंड करती है उस मनी को, वो उस मनी को स्पेंड करती है रोड्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, अपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाने में, डेवलप करने में, स्कूल्स के लिए। और फिर जब गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन का मनी ख़त्म हो जाता है तो वो क्या करती है, बोरोइंग्स करती है, उन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट बोरोइंग्स। वो लोन्स लेती है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लोन्स लेती है, तो ये होता है गवर्नमेंट बोरोइंग। पहले गवर्नमेंट टैक्सेस से मनी लेती है, उसको स्पेंड करती है, जब वो मनी ख़त्म हो जाता है तो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए वो बोरोइंग करती है, तो ये होता है गवर्नमेंट बोरोइंग। अब टाइप्स क्या होता है फिस्कल पॉलिसी के, दो टाइप्स होते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी। मैंने आपको ये भी बताया था एक्सपेंशनरी कब यूज़ होती है, एक्सपेंशनरी हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, जब रिसेशन होता है और टैक्सेस रिड्यूस कर रहे होते हैं तब हम इसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी फिस्कल पॉलिसी को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम टैक्सेस को इंक्रीज करते हैं इन्फ्लेशन के टाइम। अब आप जब पीपीटी देखोगे, पीपीटी में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, ये एक शॉर्ट है, हम शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ, हमने जो भी पढ़ा उसका एक प्री कैप, ताकि आपको ये सब याद रहे। कल हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसीज और उसके टूल्स के बारे में। आज हमने सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ा है एंड आई होप आपको फिस्कल पॉलिसी अब अच्छे से समझ आ गया, आपको बार बार अब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कल हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। कल हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, सो आई होप आपको कोई अपडेट मिस ना हो जाए। थैंक यू।